हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनओसी। तो एनओसी में आपका स्वागत है। तो आज हम जीएसटी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ सप्लाई अंडर जीएसटी पूरा डिटेल में अलोंग विथ एज मच पॉसिबल एग्जांपल लेंगे और फिर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर लगभग सभी प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम और बीकॉम बीबीए जैसे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है और हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करूँगा। तो आराम से बस बने रहिए और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो लाइक तो करना ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो नोट्स यूज़ करेंगे तो पहला एक आईसीआई का ब्यूटीफुल कलर्ड चार्ट होता है जो कि सारांश होता है। आप आईसीआई के वेबसाइट से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी जाके डाउनलोड कर सकता है। जैसे ये आईसीआई का चार्ट हो गया, पूरा सप्लाई चैप्टर, उसमें कुछ कुछ मेरा हैंड रिटन इंक्लूडेड है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इधर आईसीआई का कंप्लीट होता है और फिर मेरा हैंड रिटन नोट्स है और उसमें चार्ट से प्यारे प्यारे जैसे देख पा रहे होंगे। दोनों की मदद से बेहतरीन रिवीजन करेंगे। ऐसा रिवीजन आपने नहीं देखा होगा जीएसटी का। कुछ एग्जांपल्स है, कंपैरिजन टेबल्स है हर एक एस्पेक्ट्स पे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी में चार चांद लग जाए। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 रेलेवेंट है किस किस के लिए? आपके सीए इंटर के लिए रिलेवेंट है और सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, सीएमए इंटर के लिए, बीबीए और बीकॉम के लिए सभी लोग रेफर कर सकते हैं जिनके भी सिलेबस में जीएसटी पोर्शन है और पर्टिकुलर चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले एक ड्रॉन शॉट ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब अंदर में जाके चैप्टर में पढ़ना है क्या एक्चुअल में। तो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है सेक्शन 7 के हिसाब से, मतलब इसमें दो सेक्शन कवर हुआ है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो मीनिंग पढ़ना है, शेड्यूल 1 पढ़ना है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल पढ़ना है। शेड्यूल 1 में बोला है विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा, 7 में बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंपलसरी है। और शेड्यूल 2 बोलता है अगर आप सप्लाई बना चुके हैं तो सप्लाई होने के बाद गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का सप्लाई वो बताता है। फिर शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, मतलब एक्सक्लूड करता है सप्लाई, इसमें कुछ इंक्लूड होता है तो इसमें कुछ एक्सक्लूड होता है, मतलब इसमें प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, अभी तो ये नमूना है। अब पूरा इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फुल कवरेज ऑफ दिस चैप्टर, इसमें सेक्शंस, शेड्यूल और जो भी कवर है हर एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, हर एस्पेक्ट्स। तो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले सेक्शंस एंड शेड्यूल कवर्ड अंडर दिस चैप्टर, मतलब सप्लाई चैप्टर। तो पहले सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 7 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 बोलता है ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट बताता है किसका? कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई का। सेक्शन 8 पढ़ना है, सेक्शन 8 और सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 का ही पार्ट होता है जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 1 में ऐसे दिया है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जो करो देखे, और एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का सप्लाई माना जाएगा या सर्विस का सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 2 बताता है। और शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट बोलता है कि नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही गुड्स का सप्लाई माना जाएगा ना ही सर्विसेज का सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पार्ट में बटा है? तो सेक्शन 7 मेजरली दो पोर्शन में बटा है, सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(1)(a). तो सेक्शन 7(1) का फर्दर 4 क्लॉजेस में बटा है, 7(1)(a), डबल ए, बी और सी। ए बोलता है विथ कंसिडरेशन, डबल ए बोलता है सेल्फ सप्लाई और बी बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। सी बोलता है विदाउट कंसिडरेशन। इसमें रेफर कर सकते हैं इस क्लॉज के लिए शेड्यूल 1 को। ठीक है, और 7(1)(a) में बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज़ गुड्स का सप्लाई और सर्विस का सप्लाई, उसके लिए रेफर कर सकते हैं शेड्यूल 2। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, तो एक्टिविटी नॉट कवर्ड अंडर सप्लाई, मतलब नेगेटिव लिस्ट वाला बात जो बोले थे, शेड्यूल 3। और जो शेड्यूल सेक्शन 7(3) है, टू बी नोटिफाइड, अभी तक नोटिफाई नहीं करा गया तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिए।
स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर चैप्टर जीएसटी जीएसटी हो गया। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस। सप्लाई दो ही चीज़ का हो सकता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का, तभी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी का अट्रैक्ट होगा। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और जो सप्लाई है कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सप्लाई गुड्स का होना चाहिए या सर्विस का होना चाहिए, और उसमें कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, गुड्स प्लस सर्विस प्लस कंसिडरेशन, और प्लस बिजनेस वाला भी बात आगे बोलेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर तीनों चारों कंडीशन पूरा होता है, चारों कंडीशन, तब हम उसको सप्लाई मानेंगे, नहीं तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। सप्लाई में कुछ इंक्लूडेड है और कुछ एक्सक्लूडेड है। सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करता है, तो सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई विथ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ गया आपका कंसिडरेशन प्लस बिजनेस है तो सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई बिटवीन पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल एंड मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर कैश रेफर्ड पेमेंट डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस। अगर इसमें देखें तो अगर हम मेंबर्स टू मतलब क्लब एसोसिएशंस का जो मेंबर होता है उसको कुछ सर्विस देते हैं तो उसके बदले कुछ पैसा मिला या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा मिलता है, तो इसको भी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। आगे डिटेल में देखेंगे। और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर हम विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं आउटसाइड इंडिया से, अगर कंसिडरेशन देते हैं विदेश से सामान मंगाते हुए या नहीं देते हैं, मतलब विथ कंसिडरेशन वेदर और नॉट, मतलब कंसिडरेशन देते हैं मतलब पैसा देते हैं, बाहर से सामान मंगाते हैं, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले ये बिजनेस में यूज करें या पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए खरीद रहे हैं, मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ लिखा है वेदर और नॉट। ठीक है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इसके लिए शेड्यूल 2 को रेफर कर सकते हैं। बिना कंसिड कुछ सर्विसेज है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माने जाते हैं। एक्टिविटी ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। एक्टिविटी ट्रांजैक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये वाला आपका हो गया शेड्यूल 3 और ये वाला हो गया आपका शेड्यूल 2। ठीक है, आगे देखते हैं। सब सेक्शन 7 अलॉन्ग रीड विथ सेक्शंस। सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 7 रीड अलॉन्ग विथ शेड्यूल्स। तो सबसे पहले हमने देख लिया समरी, तो समरी का पहला पार्ट जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन ए में क्या है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कंसिडरेशन के लिए है प्लस बिजनेस के लिए है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। तो सप्लाई इंक्लूड, यहाँ बता रहा है सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करता है। सप्लाई इंक्लूड सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। अगर ये सब इंक्लूड करता है सच, और भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें और सारी चीज़ आ सकता है अगर कुछ आना चाहे तो, या डालना चाहे गवर्नमेंट तो। कोई भी तरह का ट्रांसफर होगा देन इट वुड कंसीडर एज सप्लाई। और हो गया सप्लाई, अगर सेल हुआ प्लस कंसिडरेशन हुआ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ, मतलब सप्लाई में जितना इंक्लूड है प्लस कंसिडरेशन और बिजनेस के लिए है तो एस सप्लाई एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के लिए सप्लाई, अगर कंसिडरेशन है सप्लाई में और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हैं, दोनों है साथ में, अगर दोनों साथ में है तो यस सप्लाई। एक्टिविटी ट्रांजैक्शन between person other than individual and its member constituent for valuable consideration. Section 1 double A, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस बिटवीन पर्सन्स, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रहा है, तो पर्सन्स में कौन हो सकता है, अदर देन इंडिविजुअल बोला था, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो पर्सन मतलब एसोसिएशन या क्लब अपने मेंबर को कुछ फैसिलिटी देता है और उसके बदले कुछ कंसिडरेशन लेता है, तो इस कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन लिया उस कंसिडरेशन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर हम इंपोर्ट करते हैं कुछ सर्विसेज का कंसिडरेशन के लिए, मतलब कंसिडरेशन दे के, भले ही बिजनेस में यूज करें या ना करें, मतलब वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर हम सर्विस का इंपोर्ट करे हैं और हमने कंसिडरेशन पे करा है, भले ही हम बिजनेस में यूज करें या बिजनेस में यूज ना करें, मैटर नहीं करता है, उसको हम सप्लाई मानते हैं। तो सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस
इसका कुछ एग्जाम्पशन है। सेट रूल, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ सेम हैज बीन इम्पोर्टेड नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, हम अगर इम्पोर्ट करते हैं सर्विस, सेम चीज़ का एग्जांपल डायग्राम की मदद से है। अगर कंसिडरेशन है, इम्पोर्ट किए, कंसिडरेशन दिए, इसमें बिजनेस के लिए यूज करें या बिजनेस के लिए यूज ना करें, दोनों ऑप्शन है। अगर बिजनेस के लिए यूज करें ना करें तो सप्लाई, फिर भी सप्लाई माना जाएगा। और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस का केस में आपको आरसीएम का बेसिस पे टैक्स देना पड़ता है। मतलब जैसे सप्लायर और रेसिपिएंट है तो यहाँ रेसिपिएंट टैक्स देगा एफसीएम में, सॉरी आरसीएम में, क्योंकि एफसीएम में तो ये देता है सप्लायर, तो दिस इज अट्रैक्टेड हेयर। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कुछ ऐसा केस है जहाँ कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानेंगे, मतलब डीम्ड सप्लाई। ठीक है, उसके साथ किसके साथ पढ़ना है इसको, रीड विथ शेड्यूल्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन सी क्लॉज सी, रीड विथ शेड्यूल 1। ओके, तो दिस इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड टू टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल पर्सन, इवन इफ सेम इज विदाउट कंसिडरेशन। आपने टैक्सेबल पर्सन को दिया है या नॉन टैक्सेबल को दिया है, सेम विदाउट कंसिडरेशन के लिए दिया है। दीज आर स्पेसिफिकली मेंशन इन शेड्यूल 1 अपेंडेंट टू द जीएसटी। तो एज पर शेड्यूल 1 4 केसेस बताया गया है जिसमें बिना विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ट्रीट कर लेंगे सेक्शन 7 के हिसाब से। पहला केस, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट्स क्या होता है, कोई भी फर्नीचर, मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज हो, कोई भी मोटर कार, मोटर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जिसका आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। आईटीसी वाला चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक आईटीसी करके कंसेप्ट होता है, ब्लॉक इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें कैपिटल, नॉर्मल डे टू डे रूटीन वाला गुड्स का और आपका स्टॉक परचेज पे तो मिलता ही है आईटीसी, बट आपका कुछ कैपिटल गुड्स भी हैं, जैसे मशीनरी वगैरह पे भी आपको कभी कभी अगर आप सेटिस्फाई कर देते कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस तो आपको आईजीएसटी जीएसटी क्रेडिट मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर बिजनेस असेट्स है, कुछ कैपिटल असेट्स जिसको बोलते हैं, जैसे मशीन, मोटर कार अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। कुछ एक्सेप्शन है, अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए है या ट्रक के लिए तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर आपने आईटीसी पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है मॉड्यूल में, जैसे बस, मिनी बस एक्सेट्रा, इसके लिए आईटीसी अलाउड है। तो जब आपने आईटीसी ले लिया, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आपने आईटीसी ले चुका है और आपने परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया या बेच दिया, तो भी इस केस में हम इसको सप्लाई मानेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस थिंकिंग के साथ आपको देता है कि अगर आपने आईटीसी लिया है तो आप इसको अपने बिजनेस में यूज करोगे या आप उसको फर्दर ट्रांसफ़र करोगे फॉर कंसिडरेशन। आप बिना कंसिडरेशन के दे रहे हैं तो भी इसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब पार्ट 2 या केस 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सबसे पहले यहाँ रिलेटेड पर्सन क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन हम किसको बोल सकते हैं, तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, पर्सन 1 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, जैसे पर्सन 1 और पर्सन 2। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 में सप्लाई ऑफ गुड्स किए या सर्विस किए इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय गिफ्ट दिया, और गिफ्ट अगर 50,000 से ज़्यादा का दिया या 50,000 या 50,000 तक का दिया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इस सप्लाई में नहीं आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को हम रिलेटेड पर्सन मानते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखिए एक ऐसा मैकेनिज्म काम करता है, जैसे एक पेन है आपके पास, पेन इंडिया जिसे बोलते हैं, एक पेन से आप मल्टीपल स्टेट में सेम पेन के साथ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हर एक जो आपने डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लिया तो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि इस केस में आप बोल सकते हैं, अगर इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस है और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई माना जाएगा।
भले ही आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है। ठीक है। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट अगर डीम्ड सप्लाई के स्कोप में आता है तो प्रिंसिपल ने कुछ सप्लाई करा गुड्स एजेंट को और एजेंट फर्दर बायर को सेल करेगा, तो सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम, मतलब ये अपना खुद का नाम से अगर बायर को इनवॉइस देता है, अगर उस अपना नाम नहीं लगाता है इनवॉइस में और उस केस में अगर उसने इनवॉइस इशू करा होता तो प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से प्रिंसिपल के लिए वो सप्लाई होता और इधर से जीएसटी एप्लीकेबल होता। लेकिन यदि उसने अपना नाम दे दिया तो अब जीएसटी कलेक्ट वो करेगा, एजेंट करेगा, और इस केस में सेपरेट इनवॉइस दिया तो यहाँ एजेंट जीएसटी लेगा और इसके लिए यहाँ सप्लाई माना जाएगा। फिर सप्लायर, एजेंट और प्रिंसिपल, एक और एग्जांपल है उसी का। सबसे पहले सप्लायर, वो जो ऊपर में हमने डिस्कस करा वो था इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और मतलब सेल्स के लिए, और जो हम नीचे देख रहे हैं ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइंग के लिए या रिसीव करते हैं कुछ गुड्स। तो हमने मान लीजिए एक एजेंट हायर करके रखा है कि मुझे सामान खरीदना कहीं से सस्ता मिले तो तुम बताना, तो उसने एजेंट गुड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मेरे बिहाफ पे वो खरीदेगा गुड्स। और अगर इसने रिसीव करा जो गुड्स, अगर उसने अपने नाम पे खरीदा, मतलब अपने नाम पे करा, मतलब अपने नाम के से इनवॉइस कटवाया, तो इस केस में जीएसटी लगेगा। यस। और उस एजेंट फिर प्रिंसिपल को गुड्स दे देगा, तो इसे डीम सप्लाई मान लेते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, हमने अगर कुछ विदेश से कोई सामान मंगाया है इंडिया में तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है। सॉरी, गुड्स मंगाते हैं तो गुड्स तो कस्टम एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है, लेकिन अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो वो जीएसटी से रेगुलेट होता है। तो इसके लिए अगर आप बाहर से सामान मंगाते हैं विदेश आउटसाइड इंडिया, अगर आप रिलेटेड पर्सन से मंगाते हो या आप डिस्टिंक्ट पर्सन से मंगाते हो आउटसाइड इंडिया, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा इन कोर्स। लेकिन इसके लिए शर्त है, आप बिजनेस के लिए मंगानी चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए मंगा रहे हैं, मतलब ध्यान से पढ़िए, रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया से सप्लाई करता है पर्सन इन इंडिया, मतलब सेम ब्रांच है इसी का आउटसाइड इंडिया, और जो इंडिया में है वहाँ मतलब आउटसाइड इंडिया के ब्रांच से इंडिया ब्रांच में गुड्स आ रहा है तो उससे भी हम सप्लाई मानते हैं। ठीक है। तो और जो इंडिया आ रहा है ये भी कौन सा पर्पस के लिए आना चाहिए, बिजनेस में ही सेल होने के लिए आना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। द कंबाइंड प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 7(1)(b) और 7(1)(c) रीड विथ शेड्यूल 1। तो चलिए देखते हैं, इसमें दोनों सेक्शन जो हमने पढ़ लिया है उसका दोनों का सेपरेट डायग्राम वाइज एक बार फिर से देखते हैं अच्छा से। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस दो केस हो सकता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन के साथ है, प्लस इसमें इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, सप्लाई माना जाएगा। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है और रिलेटेड पर्सन से मिल रहा है या डिस्टिंक्ट पर्सन से मिल रहा है और बिजनेस में यूज करने के लिए मिल रहा है या अदर केस के लिए मिल रहा है, तो सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब नॉट अ सप्लाई। तो आई होप टिल नाउ क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज गुड्स और सर्विस, मतलब सप्लाई हमने देख लिया कि सप्लाई हो चुका है, अब सप्लाई क्या चीज़ का है, गुड्स का है या सर्विस का है, वही हमें बताने जा रहा है सेक्शन 7(1)(a) शेड्यूल 2। जैसे जो हमने सेक्शन 7 में ऊपर में पढ़ा, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो सप्लाई हुआ, और सप्लाई हुआ तो ये गुड्स का सप्लाई हुआ या सर्विस का सप्लाई हुआ, इस सेक्शन में उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 6 पैरा दिया हुआ है इस शेड्यूल में। टोटल कितने पैरा दिए हैं, 6 पैरास। सबसे पहला ट्रांसफ़र, सबसे पहला ट्रांसफ़र देखते हैं। ट्रांसफ़र में पहला टाइटल ऑफ गुड्स,
अगर हमने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो गुड्स है। अगर हमने टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एग्रीमेंट डेट प्रॉपर्टी सेल पास एट फ्यूचर डेट, अगर हमने एग्रीमेंट भी कर लिया कि मैं 1 महीने बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला हूँ तो उसे भी गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर हमने राइट दिया है अनडिवाइडेड शेयर्स, डिवाइड नहीं किया और हमने राइट्स दिया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, हमने ट्रांसफर नहीं किया टाइटल, हमने केवल राइट टू यूज दिया है, तो इस केस में सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, इस केस में भी सर्विस। लीज, लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, कमर्शियल और होली और पार्टली, तो इसे भी सर्विस मानेंगे। जो समझाने लायक है उसे मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, और जो पढ़ने से समझ आ रहा है और जो सिंपल है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, जैसे यहाँ वर्क, जॉब वर्क होता है। जॉब वर्क में क्या होता है, तो जॉब वर्क में होता है एक बंदा दूसरे बंदे को सामान देता है, कि मतलब मान लो उसने उसको दिया कि उसे शर्ट बनाना है, तो उसने शर्ट पे काम किया और शर्ट काम करने के बाद फिनिश करके उसे दिया, उसके बाद उसने उसको पैसा दिया, तो इस पे जीएसटी लगेगा, और जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी लगेगा तो इस बंदे के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, सर्विस होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड, जो बिजनेस में असेट था उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज मतलब सेल कर रहे हैं, बाय अंडर डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन पे, जो बिजनेस कैरी करने वाला है उसके डायरेक्शन पे, जब तक वो पार्ट ऑफ दोज बिजनेस है नो लॉन्गर, मतलब अब नहीं रहेगा बिजनेस का पार्ट, तो उस सिचुएशन में भी उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। सप्लाई हेल्ड गुड्स, supply held used for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose, कोई भी पर्पस के लिए अदर देन बिजनेस पर्पस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग द बिजनेस, तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। इसमें क्या था मेन, अगर आपने गुड्स रखा है या यूज कर रहे हैं बिजनेस में, और जो उस बिजनेस एसेट्स को या बिजनेस वाले गुड्स को आपने निकाल के प्राइवेट यूज में दे दिया है किसी को, और उससे कुछ पैसा मिल रहा है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं दिया है, तो उस केस में आपने सर्विस का सप्लाई करा है। ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, अगर सेम बिजनेस असेट्स को कोई ऐसा बंदा है जो कि बिजनेस बंद करने वाला है, उस केस में यदि वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं रहेगा अगर उसने बिजनेस बंद कर दिया, तो शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, तो मान लिया जाएगा अगर उसने कुछ, मान लो मेरा दुकान था और मैंने बंद करा, तो मैं टैक्सेबल पर्सन से हट जाऊंगा, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन जैसे करवाया था ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा लूँगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लूँगा। उसके बाद जो भी मेरा असेट्स है था वो पर्सनल हो गया, वो पर्सनल हो गया मतलब हमने उस पर आईटीसी ले लिया होगा, और आईटीसी ले लिया होगा और पर्सनल हो गया, तो पर्सनल होने से ऐसा मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गया है, क्योंकि जो उसका आईटीसी हमने क्लेम किया था उसको रिवर्स करना पड़ता है इस केस में। ठीक है, तो इसके लिए गुड्स ही माना जाएगा। उसका कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर करा है गोइंग कंसर्न से, अगर गोइंग कंसर्न आपका इफेक्ट हो रहा है उस केस में, या बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को आपने दिया, जैसे मान लीजिए मेरा पापा का बिजनेस था और पापा को बिजनेस करने का मन नहीं है, तो फिर मैं बिजनेस में चला गया, तो सारा राइट्स मेरे पास आ गया है, तो रजिस्ट्रेशन भी मेरे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ठीक है, ये डन हो गया। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने रेंट में दिया है, क्या रेंट में दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो इस सर्विस में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, अगर ऐसा आपने करवाया, उसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इसका क्या एक्सेप्शन है, तो इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, ये पहले का डेट है, उस डेट को हम मान लेंगे कि
यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्शन है ना, तो जीएसटी नॉट अट्रैक्ट। इसमें क्या लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है, प्रॉपर्टी सेल्स पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है। फिर टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई भी राइट्स है तो उसके अगेंस्ट में भी हम सप्लाई करते हैं सर्विस का। डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्राम, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इन्हेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करवाते हैं तो ये भी सप्लाई ही माना जाएगा। सप्लाई तो माना जाएगा, क्या सप्लाई माना जाएगा, गुड्स का या सर्विस का, तो सर्विस का माना जाएगा, ठीक है। अग्रीइंग ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, अगर आपने अग्री करा है किसी भी ऑब्लिगेशन को रिफ्रेन, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं आपका एक काम कर दूंगा, मुझे इतना दीजिए, ठीक है, ये कुछ ना करने के लिए, ठीक है, मैं आपकी मम्मी या पापा से नहीं बताऊंगा, उसके लिए मुझे 500 रुपये दीजिए, तो ये हो गया करने या ना करने के संबंध में। अगर दोनों है तो वो भी सर्विस ही माना जाता है, करना या ना करना सर्विस माना जाता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर राइट टू यूज ऑफ गुड्स और एनी पर्पस के लिए ले रहे हैं तो ये भी सर्विस में ही आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। लास्ट पैरा 6, फॉलोइंग फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, तो कंपोजिट सप्लाई आगे नीचे हम सेक्शन 8 में इसका डेफिनेशन डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसमें क्या आता है आपका, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, ये भी सर्विस में ही आता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, नॉन सप्लाईज अंडर जीएसटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए रीड विद शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 मीन्स नेगेटिव लिस्ट, मतलब सप्लाई नहीं होगा, गुड्स का भी नहीं, सब सर्विस का भी नहीं। तो पैरा 1 सबसे पहले, सर्विस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं बोल सकते, यहाँ लिखा है इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, इसके रिलेशन में अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस देता है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो उसे भी सप्लाई नहीं मानते हैं। दूसरा, सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर आपने जैसे जज फैसला देता है तो उसमें जो कोर्ट वगैरह का जो खर्चा है तो उस खर्चा पर भी हम जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, तो इस पर भी जीएसटी नहीं, इस पर भी जीएसटी नहीं, नेगेटिव लिस्ट पड़ रहा है। तीसरा, अ फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी एंड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, इन लोग को जो भी फंक्शंस प्रोवाइड होता है उस पर भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, ऊपर में भी था जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच शैल नॉट बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार में रहते हुए कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आपको भी जीएसटी आपके पोस्ट पे अट्रैक्ट नहीं होगा। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन, चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन बॉडी established by central government or state government or local authority who is not deemed as employee before the commencement of this clause, इस क्लॉज के आने से पहले हम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मानते थे, अब नहीं मानते हैं। इस नहीं नहीं, हु इज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज, क्लॉज आने से पहले भी हम इसे एम्प्लॉय नहीं मानते थे, ठीक है, क्लियर। सॉरी, 4 पैरा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बर्नल, सेरेमोनियल और मोर्चुअरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, तो इसमें क्या है, इसके लिए मैं एक शानदार इमेज बना के लाया हूँ, इससे पूरा अच्छे से आपको पता चल जाएगा, रुकिए दिखाते हैं।
ठीक है, सेम पॉइंट है। सर्विसेज ऑफ फर्नल बरियल सेरेमोनियल और मॉर्चुअरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। तो इसमें देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज का मतलब होता है कोई इंसान मर गया है, उसकी लाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फ्यूनरल सर्विस क्या होता है? फ्यूनरल मतलब उस जो मर गया है उस व्यक्ति की लाश को एक जगह रख के सब लोग जो शोक मनाते हैं उसे बोलते हैं बोरी बोरियल। इसको बोलते हैं जब उसे दफनाया जाता है। और सेरेमोनियल एंड मॉर्चुअरी जब उसके याद में हम फोटो रखते हैं घर में तो उसे बोला जाता है। इंग्लिश का हार्ड वर्ड है थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। कंप्लीट। 5 पॉइंट। सेल्स ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ शेड्यूल टू सेल्स ऑफ बिल्डिंग। चलिए आपको यहीं से पढ़ाते हैं, यहाँ पर ही पूरा आपको इमेज वर्चुअल इमेज दिया गया है। सबसे पहले सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 शेड्यूल 3 टू सेल्स ऑफ बिल्डिंग। तो 3 केस है इसमें। अगर आपने सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करा है तो उस केस में नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, नो जीएसटी अट्रैक्टेड। अगर आपने सेल करा है क्योंकि इसमें कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल एसेट है। रेंटल, लीजिंग और लाइसेंसिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसे सप्लाई माना जाएगा। लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अगर हमने सेल कर दिया बिल्डिंग को सर्टिफिकेट मिलने से पहले और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो जो डेट है उसी दिन जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा शेड्यूल 2 के हिसाब से, डीम्ड सप्लाई। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। नो जीएसटी ऑन लैंड सेल, जमीन को बेचने पे जीएसटी नहीं होता है। और प्योर सेल ऑफ लैंड, नो जीएसटी। एग्जांपल वैकेंट लैंड प्लॉट्स, फुल्ली डिप्लॉयड डेवलप्ड प्लॉट, तो उसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दीज आर कैपिटल असेट्स, ओनली सर्विसेज ऑन देम अट्रैक्ट। अगर उस पर कुछ सर्विस प्रोवाइड होता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन कैपिटल असेट पे नहीं होगा। नो जीएसटी ऑन कंप्लीटेड बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले उसके बेचे तो जीएसटी डायरेक्ट हो जाएगा। सेल ऑफ अ फिनिश्ड बिल्डिंग हैज नो जीएसटी। एग्जांपल रीसेल प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड, तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर कुछ क्लैरिफिकेशन था। सेल्स ऑफ लैंड either as it after deployment or like leveling, laying down or drainage water and electricity line is also sale of land and not attract GST। इस केस में भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, एंट्री 7 और एंट्री 8 नॉट एप्लीकेबल फॉर सी इंटर, सी इंटर में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। फिर 7 सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस in the non-taxable territorial to another person, non-taxable territorial without such goods entering into India। मतलब विदेश में ही बेचा जा रहा है, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं अट्रैक्ट होगा और नहीं माना जाएगा सप्लाई। 8 नंबर में सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। कोई भी गुड्स वेयर हाउस में है उसे मैंने वेयर हाउस से बाहर नहीं निकाला, क्लियर नहीं कराया, तब तक उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा और सप्लाई नहीं बनेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बी में सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनिंग टू एनी पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। अगर मैंने विदेश से कुछ सामान मंगा रहा है और इंडिया में आ गया है कस्टम पोर्ट्स पे, और जब तक मैंने उस में पहले कस्टम ड्यूटी दिया और आने के बाद मैं उसे क्लियर कराता हूँ यहाँ से कस्टम डिपार्टमेंट से, तो क्लियर कराने के बाद उसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सॉरी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लोग नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें कस्टम लगता है, कस्टम एक्ट लगता है, तो इसमें कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो कस्टम के हिसाब से कस्टम दे चुके होंगे,
तो जीएसटी नहीं लगेगा। 9. Activity of apportionment of co-insurer premium by lead insurer to co-insurer for insurance services jointly supplied by lead insurer and the co-insurer issued by co-insurance agreement। इसमें क्या होता है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी होता है, इसने किसी का इंश्योरेंस किया होता है, लेकिन ये इंश्योरेंस बहुत बड़ा होता है, तो उसको लगता है डर कि अगर सही में मुझे पेमेंट करना पड़ा तो बहुत करना पड़ेगा, तो उस एक लीडिंग इंश्योरर को, मतलब अपने से बड़े इंश्योरर के साथ या अपने जैसे इंश्योरर के साथ पार्टली बोलता है कि 50% मैं बेयर करूँगा, कुछ होगा तो 50% तुम बेयर करना। तो इस केस में ये जो है लीड करता है, मतलब ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है और उससे कोई ट्रांसफ़र करता है। तो इस केस में एक बंदा या तो ये दोनों में से एक बंदा ही पे करता है, तो यहाँ अट्रैक्ट होगा, दूसरा बंदा है तो नहीं पे करता है, तो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक जन ऑलरेडी पे कर चुका होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सेक्शन 10, सॉरी पैरा 10, तो इसमें क्या है, सर्विस बाय इंश्योरर टू री-इश्यूअर फॉर विच सीडिंग compensation of each renovations compensation is deducted from reinsurance premium paid by issuer to the reinsurance subject to condition that the central tax, the state tax, the union territory tax and the integrated tax paid by insurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to reinsurer conclusive of said ceding commission of insurance reinsurer commission। इसमें यही है, एक इंश्योरेंस कंपनी होता है, इसका कस्टमर होता है, इस केस में यदि उसने इसको पे करा होता है तो इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स वाला कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होता है, तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक बार फ्लो समझ लेते हैं कि जीएसटी में सप्लाई कैसे अट्रैक्ट होता है। तो स्टेप टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी अंडरटेकन इज सप्लाई और नॉट। सबसे पहले क्या आपको देखना है, क्या ये सप्लाई इंक्लूड करता है, क्या सप्लाई इंक्लूड करता है, गुड्स या सर्विस का होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ का सेल होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, बार्टर होना चाहिए, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, सेल होना चाहिए। अगर ये सब है, इफ़ यस, फिर चेक करेंगे क्या इज इट फॉर कंसिडरेशन, क्या इसमें कंसिडरेशन है। अगर है तो फिर आगे चेक करेंगे इज इट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या ये बिजनेस के लिए भी है। अगर है तो फिर चेक करेंगे इज इट एन एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और सेक्शन 7(2)(b और नॉट। इफ यस देन एक्टिविटी इज नॉट सप्लाई। अगर माना जाएगा कि शेड्यूल 3 का पार्ट है, मतलब नेगेटिव लिस्ट है, तो नेगेटिव लिस्ट में सप्लाई अट्रैक्ट है नहीं, अट्रैक्ट होता नहीं है, तो इसलिए नॉट अ सप्लाई। और यदि सेम केस में नो अगर नहीं है तो सप्लाई मान लिया जाएगा। और ये बिजनेस के लिए तो है, लेकिन इज इट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है, मतलब इट इज़ ए कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो फिर आगे का प्रोसीजर होगा। और अगर नहीं है बिजनेस के लिए तो फिर चेक करते क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर है तो इस केस में फिर शेड्यूल 3 में आता है क्या, अगर शेड्यूल 3 में नहीं आता है तो सप्लाई है, और शेड्यूल 3 में आता है तो नॉट सप्लाई। ठीक है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो इस केस में नॉट अ सप्लाई। ठीक है, और अगर हमने देखा कि सप्लाई में गुड सर्विस है, सेल बार्टर वगैरह है, तो ये क्या इसमें कंसिडरेशन है। अगर है तो फिर नीचे वाला प्रोसेस, नहीं है तो इट इज़ एन एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1, क्या ये शेड्यूल 1 वाला एक्टिविटी है। अगर आंसर यस तो इज इट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस के लिए है। अगर है तो इस केस में शेड्यूल 3 में है क्या नहीं है, अगर नहीं है तो सप्लाई है, और है तो सप्लाई नहीं है। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1, अगर शेड्यूल 1 वाले स्पेसिफाइड में नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर। तो लगभग हमारा सब जो चैप्टर है ख़त्म होने पे है। अब सेक्शन 8 जो कि आपका कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, इससे बहुत अच्छा पहले सिंपल एग्जांपल के समझते हैं। इससे मोबाइल फ़ोन और चार्जर, क्या आप अलग से मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर खरीदते हैं, आईफोन को छोड़ के जनरली तो प्रोवाइड करता है,
तो ये नेचुरली अबंडेंट है, मतलब बिना मोबाइल का चार्जर का कोई वैल्यू नहीं और चार्जर के बिना मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं, तो इसीलिए कंपोजिट सप्लाई में आता है। इसमें कुछ कंडीशंस है कंपोजिट सप्लाई के लिए। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाई, इसमें टू और मोर मतलब मोबाइल एक से ज़्यादा है, चार्जर भी है। नेचुरली अबंडेंट मतलब इससे इंसान ने नहीं, नेचुरली मतलब ये मान लेते हैं कुदरती कुछ है जो उसे नेचुरली अबंडेंट बनाता है। इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन से चार्जर का रिलेशन है। फिर वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, जैसे प्रिंसिपल सप्लाई मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई, तो इसमें मोबाइल फ़ोन जो है वो मेन सप्लाई है, चार्जर तो उसके साथ मिल जाता है, मान लीजिए तो फ्री। टैक्स लाइबिलिटी सेल बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जो टैक्स लाइबिलिटी इसमें अट्रैक्ट होगा, कौन सा टैक्स लाइबिलिटी आएगा, तो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स लाइबिलिटी। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और ये चार्जर हो गया, तो इस केस में ये मान लेते हैं प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो इस केस में अगर मान लेते हैं इसका रेट 15% है और इसका रेट 10% है चार्जर का, तो 15% प्रिंसिपल वाला ही कंसीडर होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए चार्जर सप्लाइड अलॉन्ग विथ मोबाइल फ़ोन। फिर मिक्स्ड सप्लाई में जैसे जो कि सेपरेबल है, मतलब सेपरेट अलग अलग भी आराम से बिक सकता है, उसे हमने जानबूझ के कंबाइन करके एक बुफे में सजा के दिया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, अ गिफ्ट पैक कंप्राइजेस ऑफ चॉकलेट्स, कैंडीज, स्वीट्स और बलून्स, सबको ऐड करके एक साथ दिए हैं, उसका एक प्राइस ही सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, तो इस केस में इसे मिक्स्ड सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई ऑफ टू और मोर सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस, नॉट नेचुरली अबंडेंट, दो कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली स्टिल सप्लाइड टुगेदर, ये अलग से भी बेचा जा सकता है लेकिन हम उसे फिर भी साथ में बेच रहे हैं। टैक्स लाइबिलिटी शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा और उसमें कौन सा रेट अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होगा उस पर हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स। हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स मतलब यदि इसका कुछ 10% टैक्स है, इसका 5% टैक्स है, इसका 6% टैक्स है, एग्जाम्पल के लिए इसका 8-7% टैक्स है, इसका 8% टैक्स है, इसका 20% टैक्स है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो इस पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन एक बार हम आपको अपना समरी नोट्स दिखा देते हैं और कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो ये वाला डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, यहाँ से सेक्शन 7(1) सप्लाई क्या इंक्लूड करता है, सेल वाटर एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7(1) बी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस डन हो चुका है। सी डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 कंप्लीट। सेक्शन 7(2) ए सप्लाई एक्सक्लूड, जो कि आपका शेड्यूल 3 आता है नेगेटिव लिस्ट वाला, ये वाला पार्ट भी हो चुका है, डन। इसमें 7(1) के लिए एक एग्जांपल था, जैसे सप्लाई ऑफ सर्विस बाय क्लब एसोसिएशन टू मेंबर्स, तो 7(1) में अगर क्लब एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन, इसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। फी चार्ज फॉर सर्विस इज सप्लाई, तो अगर फी जो चार्ज होता है वो सप्लाई माना जाता है। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन दीज ट्रांजेक्शन, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए मेंबर ने एसोसिएशन को कुछ प्रोविजन सर्विस दिया और सर्विस दिया लेने के लिए उसको पैसा दिया, तो इट को सेपरेट पर्सन मानेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल फिर एक देखते हैं, एग्जाम्पल मंथली मेंटेनेंस, सिक्योरिटी के लिए, लिफ्ट के लिए, पावर बैकअप के लिए, गार्डन क्लीनिंग के लिए 5,000 मंथली देते हैं, तो इसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला में देखते हैं, अगर हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं जैसे यूएसए से इंडिया में कुछ मंगा रहे हैं, तो इस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसी में, सर्विस का केस में। और एक और कंसेप्ट था आपका, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन के लिए है तब तो ठीक है, और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसमें आरसीए में जब एप्लीकेबल होता है सर्विस एक्सजेम्प्ट। ओ आई डी ए आर में क्या होता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड डिटेल बार, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है ऑनलाइन डिजिटल सर्विस डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, प्योरली ऑटोमेटेड, मिनिमल ह्यूमन एफर्ट्स, रिक्वायर्स इंटरनेट टू एग्जिस्ट अ फंक्शन। एग्जाम्पल मूवी स्ट्रीम, नेटफ्लिक्स।
म्यूजिक डाउनलोड, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल यूज हो या B2B हो, B2C B2B। अगर हमने विदेश से कोई सर्विस वगैरह अट्रैक्ट करा है तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया नेगेटिव लिस्ट वाला भी पार्ट देख लिया है सारा, इसमें सारा एंट्री देख चुके हैं। इसमें आपको इमेजेस भी दिखा चुके हैं। सी भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। शेड्यूल 2 भी हो चुका है अलग अलग केसेस में जो हमने देखा है, तो ये भी डन। कि सप्लाई है या गुड्स का या सर्विस का, यही लिखा है देखिए, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई भी डन। अब समरी टेबल देखते हैं कुछ। कम कंप्रेहेंसिव समरी टेबल, इसमें अगर देखिए तो सेल ऑफ लैपटॉप गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है। कंसिडरेशन भी है, बिजनेस भी है, तो सप्लाई है। एक्सचेंज ऑफ लैपटॉप गुड्स है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है, तो है। रेंटिंग प्रोजेक्टर है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। फ्री बर्थडे गिफ्ट गुड्स तो है लेकिन कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है, तो नहीं होगा सप्लाई। सेल ऑफ पर्सनल बाईसाइकिल कंसिडरेशन भी है, गुड्स भी है, लेकिन बिजनेस पर्पज नहीं है, तो नहीं होगा सप्लाई। ठीक है, 7-1 वाला का कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। अगर सेल हमने सेल करा है, राहुल सेल्स मोबाइल फॉर 20,000 फ्रॉम हिज शॉप, उसने अपने बिजनेस अपनी दुकान से बेचा, बिजनेस है। कंसिडरेशन के लिए बेचा, सेल करा और गुड्स है, तो सप्लाई है। ट्रांसफ़र करा, एबीसी लिमिटेड ट्रांसफ़र करता है एक मशीन टू XYZ लिमिटेड फॉर 2 लाख। 2 लाख में अगर एक बंदा ट्रांसफ़र करता है तो उसमें भी कंसिडरेशन हो गया, सप्लाई है। बिजनेस के लिए करा। बार्टर, अब बार्टर सिस्टम वाला, अब फार्मर गिव्स वीट एंड रिसीव फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ मनी, बार्टर है, तो है सप्लाई भी। 7-1 के हिसाब से भी बोला जा रहा है। राहुल एक्सचेंज हिज ओल्ड फोन एंड पे 10,000 फॉर अ न्यू फोन, यस सप्लाई है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर कंपनी ग्रांट सॉफ्टवेयर राइट्स 15,000 के लिए, यस राइट्स दिया, तो सर्विस वाला सप्लाई। रेंटल कार रेंटेड फॉर, सर्विस वाला सप्लाई। रिलीज एन ऑफिस इज लीज्ड फॉर, लीज वाला सर्विस वाला सप्लाई। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेल ओल्ड फर्नीचर फॉर 30,000, यस सप्लाई है। मीनिंग ऑफ मेड और अग्री टू बी मेड का जो है वो मतलब या तो हो चुका है या तो होने वाला है, फ्यूचर या अभी का। कंसिडरेशन में क्या आता है, तो कंसिडरेशन विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन देखे थे, तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन प्रेजेंट कैसे होगा, ए टेलर स्विचेस क्लॉथ्स एंड रिसीव 1500, तो 1500 कंसिडरेशन मिल गया, उसको स्टिचिंग मिल गया, तो सप्लाई है। नो कंसिडरेशन, और शॉपकीपर गिफ्ट अ टीवी टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नो कंसिडरेशन, तो नो सप्लाई, यहाँ सप्लाई नहीं है अनलेस शेड्यूल 1 परमिट्स। बिजनेस टेस्ट, अगर इन बिजनेस है और नॉट इन बिजनेस है, तो ग्रोसरी शॉप सेल राइस डेली, अगर ग्रोसरी शॉप है और वो डेली बेचता है तो सप्लाई है। और राहुल सेल हिज पर्सनल बाईसाइकिल, तो नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल 3 नॉट अ सप्लाई वाला। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय नॉट अ सप्लाई। कोर्ट सर्विसेज नॉट अ सप्लाई। एमएलए एमपी ड्यूटी नॉट अ सप्लाई। फर्नल सर्विस नॉट अ सप्लाई। सेल ऑफ लैंड नॉट अ सप्लाई। सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग नॉट अ सप्लाई। सेक्शन 2B वाला, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स और लीकर लाइसेंस ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस, तो इस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। ट्रीटेड एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नोटिफाई करा है इसीलिए इसे मानेंगे कि हाँ है। 2C, एक्टिविटी बिटवीन क्लब्स और एसोसिएशन, सप्लाई बाय क्लब टू मेंबर फॉर कैश, अगर कैश पेमेंट हो गया तो इस केस में तो होगा ही कुछ सर्विस के लिए। सप्लाई फॉर डेफर पेमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा और कुछ फैसिलिटी अवेल करेगा उस केस में भी है सप्लाई। सप्लाई फॉर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो इस केस में भी अगर पैसा के अलावा कुछ और दिया काइंड्स में तो भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 2 ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, तो सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। राहुल सेल करता है बाइक टू हिज फ्रेंड अमित, गुड्स। टाइटल ट्रांसफ़र करता है लेटर गुड्स है। फिर राइट टू यूज़ गुड्स, सर्विस। लैंड बिल्डिंग में लैंड ऑफ बिल्डिंग, लीज देकर में देता है लैंड को, सर्विस। रेंट पे देता है, सर्विस। सेल करता है तो नॉट अ सप्लाई शेड्यूल 3 के हिसाब से।
राहुल सेल इज प्लॉट, प्लॉट लैंड बेचना सप्लाई नहीं, हम शेड्यूल 3 में देखे हैं क्योंकि उस पर कैपिटल असेट है, कैपिटल गेन लगता है। सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, अगर हमने कंप्लीटेड बिफोर कंप्लीशन बेच देते तो फिर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है, और कंप्लीट करने के बाद बेचेंगे तो नॉट अप्लीकेबल। सेल बिफोर मतलब नॉट अट्रैक्टेड, सेल बिफोर कंप्लीशन देन सर्विस तो जीएसटी आ जाता है। फिर पैरा 3 का ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस वर्क वाला, जॉब वर्क वाला, तो जॉब वर्क में और गारमेंट मैन्युफैक्चर सेंड क्लॉथ टू अनदर पर्सन फॉर स्विचिंग, तो इस सर्विस दे रहा है तो सर्विस जीएसटी में तो आता है। ठीक है। पैरा 4 पैरामीटर सॉरी परमानेंट ट्रांसफर, जो हमने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया बिजनेस असेट्स का तो उसे गुड्स मानते हैं। टेम्पररी बिजनेस सप्लाई मान लेते हैं गुड्स का, और टेम्पररी बिजनेस यूज बाय ओनर, उसने टेम्पररी यूज करने के लिए मांगा है रेंट पे तो सर्विस, पर्सनल यूज कर रहा है तो सर्विस के केस में। बिजनेस क्लोज्ड एंड कीप बिजनेस एसेट्स डीम्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू कंडीशंस। फिर आप चाहें तो देख सकते हैं, इतने रिलेवेंट है नहीं। कंपोजिट सप्लाई यही है इसमें, एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई और सर्विस, रेंटिंग ऑफ सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आई इमोबल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एल सेक्टर। फिर आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का एग्जांपल देखते हैं। राहुल बाय अ रेफ्रिजरेटर एंड द सेलर ऑल्सो प्रोवाइड डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन इन पैकेज, सब साथ में दिया तो जीएसटी ऑन रेफ्रिजरेटर, प्रिंसिपल सप्लायर रेफ्रिजरेटर है तो उसका रेट एप्लीकेबल होगा। मिक्स्ड सप्लाई और दिवाली गिफ्ट हैमर कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, ड्राई फ्रूट्स एंड बिस्किट्स सोल्ड फॉर वन प्राइस, जितना भी है कंटेनर में भर के सारा चीज़ दिया तो उसके लिए कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी एट द हाईएस्ट रेट, जो हाईएस्ट रेट वाला जीएसटी होगा ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके साथ सप्लाई का जहाँ तक मुझे पॉसिबल हो सका मिनिमम से मिनिमम टाइम में रिवाइज कराने का मैंने कोशिश करा अपने एंड पे, और आप अपने एंड पे एक बार क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखिएगा या एग्जाम्पल देखिएगा, चाहे जो भी आप मॉड्यूल आपके पास हो, और एक बार समरी नोट्स को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। मैं इन दोनों नोट्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके और पीडीएफ ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर आपको कहीं भी कोई भी तरह का दिक्कत डाउट आ रहा है, चाहे पर्सनल गाइडेंस के लिए हो या आपको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो रहा हो करियर काउंसलिंग में कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, चाहे आप क्लास 12 में हो, 10 में हो या 12 पास आउट हो, अब आप सोच रहे हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्स सीए में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये हर एक चीज़ का डिस्कशन कर सकते हैं आप, कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।